हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज छोटी दीपावली के शुभ अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा हैप्पी रखे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या था कि हाल ही में हरियाणा के नए परिवहन मंत्री कौन बने हैं। तो इस सवाल का ठीक जवाब जो था ना, वो अनिल विज था। अनिल विज हरियाणा के नए परिवहन मंत्री बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के किस जिले में ईसीआईसी मेडिकल कॉलेज में नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा फरीदाबाद। फरीदाबाद के ईसीआईसी मेडिकल कॉलेज में नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया है भारत के प्रधानमंत्री जी ने। इस नई बिल्डिंग के अंदर 500 एक्स्ट्रा बेड के साथ में जो है ना, मतलब 500 पहले से एक्स्ट्रा बेड जो है ना वो लगाए जाएंगे यहाँ पे। तो मेडिकल क्षेत्र के अंदर कह सकते हो आप लोग, एक नया पड़ाव हमारे हरियाणा पर्सपेक्टिव ऐड हुआ है। आप फरीदाबाद जिले की बात कर रहे हैं, तो फरीदाबाद जिला जो है ना हरियाणा के अंदर कहाँ पड़ता है। लोकेशन अगर आप मुझसे पूछो सर फरीदाबाद की लोकेशन कहाँ पे, तो फरीदाबाद की लोकेशन हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर पड़ता है। मतलब कुछ हिस्सा इसका दक्षिण की साइड कह लो और कुछ हिस्सा इसका पूर्वी भाग की साइड कह लो। तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर जो है ना ये वाला जिला पड़ता है। अच्छा, ये हरियाणा का जिला जो है ना, ये छोटा जिला है, लगभग 741 दशमलव समथिंग किलोमीटर है। तो लगभग मतलब सबसे छोटा जिला है हरियाणा का। एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे छोटा जिला है ये वाला, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा है, तो जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा जिला हरियाणा का यही वाला ही है। इसकी जनसंख्या कितनी है, तो इसकी जनसंख्या 18 लाख प्लस है, ठीक है ना। 18 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है इस जिले की अकेले की। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, 2442, उल्टा सीधा एक समान है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम सिरसा का है 303। यहाँ का जनसंख्या घनत्व हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। इस शहर की स्थापना ऐसा माना जाता है कि 1607 में की गई थी, और वो स्थापना किसने की थी, वो की थी फरीद बाबा के द्वारा, ठीक है ना। बाबा फरीद या फरीद बाबा जो है ना, इनके द्वारा, एक सूफी संत है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग ये कहते हो कि ये जो जिला है ना हमारा, इस जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिंही गांव, ठीक है ना। सिंही गांव, ये गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सूरदास जी से संबंधित है। सूरदास जो है ना, ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन में बहुत ही प्रसिद्ध नाम इनका रहा है, तो प्रसिद्ध नाम को आप जरूर याद कर सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर बड़खल झील जो है ना कहाँ पे है, तो बड़खल झील हरियाणा के यहीं पे ही है। बड़खल के अलावा यहाँ पे जो है ना दोज झील भी पूछी जा सकती है आपसे, दोज झील भी, खूनी झील भी आप लोगों से जो है ना वो पूछी जा सकती है। तो ये सब आप लोगों को याद रह सकते हो। इसके अलावा आप लोगों से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे नाहर सिंह स्टेडियम का पूछा जा सकता है आपसे, नाहर सिंह स्टेडियम। अच्छा, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को कह देना कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, ये तो पड़ता है रेवाड़ी में, लेकिन नाहर सिंह स्टेडियम जो है ना वो कहाँ पे पड़ता है, तो नाहर सिंह स्टेडियम है, ये पड़ता है आपका फरीदाबाद जिले के अंदर। इसके अलावा इस जिले के अंदर एक मेला बड़ा प्रसिद्ध है जो कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है, कनवा का मेला, ठीक है ना। कनवा का मेला अगर पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद जिले का मेला है ये, ठीक है। ये जो आपका ये भादो महीना होता है ना, वहाँ पे एकादशी में लगता है, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी के अंदर ये लगने वाला मेला है। ऐसे तो मेले यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे बलदेव छठ का मेला है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है, गोगा नवमी का मेला है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का। अच्छा, मेले से याद आया मुझे, सूरजकुंड मेला भी तो यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, सूरजकुंड मेला। और सूरजकुंड मेला तो अंतर्राष्ट्रीय मेला है आपका, ये 1987 से हर साल जो है ना यहाँ पे लग रहा है सूरजकुंड मेला। सो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मेलों में से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइएगा सूरजकुंड मेला हर साल कहाँ पे लगता है, या कौन सा जिला जो है ना इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आप लोगों को जरूर याद रखना है ये वाला, ठीक है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, 37वां सूरजकुंड मेला लगा था इस बार। इस बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा लगा था, 37वें नंबर का। कब से कब तक लगा था सर, ये लगा था 2 फरवरी से, ठीक है ना। 2 फरवरी से लेके 2 फरवरी 2024 से लेके 18 फरवरी तक का ये मेला था। अच्छा सर, इस बार का पार्टनर देश कौन सा आया था, तो इस बार का पार्टनर देश जो है ना तंजानिया आया था। क्या आपको याद है तंजानिया का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले किसी 1-2 सेशन में बताया हो। तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव है ना, उसका भी थीम देश तंजानिया ही है, ये याद रखना।
थीम राज्य कौन सा था इसके अंदर, तो थीम राज्य इसके अंदर गुजरात था, ये भी याद रखना। थीम राज्य कौन सा था इसके अंदर, गुजरात राज्य था थीम राज्य इसके अंदर, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर देना है आप लोगों को। पिछली बार जैसे थीम राज्य भारत के पूर्वी राज्य आए थे, ठीक है ना, वैसे कल्चरल थीम तो इस बार भी वही थी, पूर्वोत्तर भारत के राज्य थे कल्चरल थीम के रूप में अगर बात की जाए तो। और टोटल भागीदार देश इस बार कितने थे, टोटल भागीदार देश जो है ना 50 थे, तो ये जरूर याद कर लेना। पिछली बार थीम राज्य पूर्वोत्तर राज्य थे, इस बार कल्चरल थीम वाले राज्य जो है ना वो पूर्वोत्तर भारत के राज्य थे। ये थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाएगा ना, तो ही ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास में आता है कौन सा, नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को कितने लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की शुरुआत की गई है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की घोषणा की गई है। इनके लिए एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के चलते हुए जो है ना 5 लाख रुपए का इनको कार्ड जो है ना वो देने की घोषणा की गई है। ये योजना कौन सी है सर, इस योजना का नाम है आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड, ठीक है ना, व्यय वंदना कार्ड। ये सबको बांटा गया 70 साल से ऊपर कोई भी हो। हालांकि पहले क्या है, पहले ये केवल उन लोगों को ही ये योजना का लाभ मिल रहा था जो लोग बेसिकली 1,80,000 मतलब अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब ये 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं ना उनको सभी को ही आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों में, ऐसा नहीं कि हरियाणा में, सभी राज्यों के अंदर जो ना इस योजना का लाभ है वो मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों को। ऐसे एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी है जो पूरे भारत के लिए हरियाणा समेत ही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें जो असंगठित होते हैं ना, असंगठित मतलब ये जो लेबर चौक पे मजदूर वगैरह रहते हैं, तो ये असंगठित मजदूर कहलाते हैं, जिनके पास में फिक्स काम नहीं होता है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है इसके चलते हुए। तो ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाने के मामले में हरियाणा राज्य भारत में पहले ही नंबर पे है। इस बात को भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो या याद कर सकते हो साथ के साथ में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो सवाल हमारे पास में रहेगा, नेक्स्ट सवाल है कि हरियाणा ने पराली दहन की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो पराली दहन से निपटने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा के अंदर, जिसका नाम है राज्य विशिष्ट योजना। राज्य विशिष्ट योजना, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है ये। हरियाणा में पराली दहन में कमी लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्य रूप से उन क्षेत्रों को टारगेट किया गया है जिनमें धान की कटाई के बाद पराली के अवशेष को जो है ना बेसिकली जला दिया जाता है, तो वहां पे उस पराली को बेचने के लिए कोशिश की जाएगी। लोगों को, किसानों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जाएगा कि आप ये पराली को तुरंत प्रभाव से बेच दीजिएगा, मतलब यहाँ से पराली खरीदी जाएगी। इसी के लिए ये स्कीम को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर एक और भी साथ में जैसे सब्सिडी संसाधन वाला, सरकार पर्यावरण अनुकूल के लिए हैप्पी सीडर्स और सुपर सीडर सिस्टम है। सुपर सीडर आप जानते हो ना, जो फसल खड़ी है उसके ऊपर ही अगर सुपर सीडर मशीन से वो फसल मिल भी जाएगी, अपने आप अगली दूसरी साथ के साथ फसल को बो भी दिया जाएगा एक ही बार के अंदर ही, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा दंड और पुरस्कार भी है। पराली दहन के नियमों का कोई उल्लंघन करता है उस पर कठोर जुर्माना लगेगा, नियमों का कोई पालन करता है तो उस किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो ऐसे प्रकार के काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण का टारगेट यही है कि धीरे धीरे मतलब लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि इससे देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना ख़राब हो जाता है, तो इससे हमारी सांस से संबंधित बीमारी है वो भी होती है। पराली दहन ना करे किसान तो क्या करे, तो इसके लिए इसकी जगह पे डीकम्पोजर का यूज़ किया जा सकता है, जिससे बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे पूसा डीकम्पोजर है। ये डीकम्पोजर क्या करते हैं, कवक के उपभेदों को निकाल कर बनाए गए कैप्सूल के रूप में होते हैं जो धान की पराली को बहुत तेज़ी से जो है ना वो डीकम्पोज कर देते हैं स्पेशली। हैप्पी सीडर्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक्टर पे लगाए जाने वाला उपकरण है। पराली दहन का पर्यावरण अनुकूल सबसे बेस्ट विकल्प ये है, चावल के भूसे को काटकर उठाकर साथ ही साथ खुली मिट्टी में गेहूं की बुआई कर दी जाती है तथा भूसे को बोए गए क्षेत्र पे सुरक्षात्मक जो है ना उसको बिल्कुल मल्च कर दिया, मिलाई दिया जाता है मिट्टी के अंदर प्रॉपरली उसको। इसके अलावा जो है ना प्लेटाइजेशन है, धान की पराली को जब सुखाकर प्लेट में जो है ना वो परिवर्तित कर दिया जाता है और ये एक वैकल्पिक ईंधन का स्रोत बन जाता है, जिसको बाद में ये जो पावर प्लांट वगैरह है वहाँ पे आपने देखा होगा ना एक ऐसे जो प्लेटें बन जाती है इसकी कंप्लीट सुखाने के बाद में, जिसको पावर प्लांट वगैरह में यूज़ करते हैं। कोयले की जगह पे भी यूज़ किया जा सकता है इसका। तो अगर पराली ना जलाए तो ये दूसरे सब्सिट्यूट है कह सकते हो आप।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक प्रतिष्ठित आचार्य कुलम या पारंपरिक स्कूल बनाने की योजना को घोषणा की है? तो वैदिक कल्चर को बचाए रखने के लिए, इसकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वैदिक शिक्षा, संस्कृति और भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करना तथा छात्रों को सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था का फोकस किया जाएगा। अभी रामदेव जी के साथ में मीटिंग हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले। और इससे हरियाणा के अंदर गुरुकुल परंपरा है उसको दोबारा से सहेजा जाएगा, दोबारा से उसको बल दिया जाएगा। वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था, जिसमें सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। हालांकि इसमें दो टाइप के टाइम पीरियड थे, एक था उत्तर वैदिक काल, एक था ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जिसे प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से जाना करते हैं, इसमें वेद बने थे। इसमें सबसे पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है और वेदों के अंदर ऋचाएं हैं, याद रखना आप लोग, जिसके तीसरे मंडल से सावित्री मंत्र या जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं वो लिया गया है। ये विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि बदकिस्मत इंसान भी किस्मत वाला बन जाता है जब गायत्री मंत्र का हर रोज वो उच्चारण करता है। तो और इसके साथ साथ दूसरा मंडल यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है, इसको अगर आप मानोगे तो क्या है, ये संगीत के लिए है। संगीत यानी कि सारेगामापा स्वर है वो यहीं से लिए गए हैं। और यजुर्वेद जो है ना वो यज्ञ के लिए से संबंधित है, कर्मकांड यज्ञ इसी में ही दिए गए हैं। अथर्ववेद जो है ना टोने टोटके से संबंधित है, के साथ साथ टोने टोटके के अलावा जो है ना ये औषधि से संबंधित भी है। एक क्वेश्चन पेपर में आया था किस वेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है, तो वो अथर्ववेद ही है, ये याद रखना आप लोग। हालांकि ऐसी चीज़ों को एनसीईआरटी ने हटाने के लिए आदेश दिए थे। और इसके बाद में जो ना उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो गया था, इसमें लोहे वगैरह का आविष्कार स्टार्ट हो गया था आपका, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं बहुत डेप्थ से। आपका एक प्रतिज्ञा बैच जो है ना वो स्टार्ट किया जा रहा है, 5 नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है प्रतिज्ञा बैच। उसमें कंप्लीट जीके आप अच्छे से पढ़ सकोगे, करंट अफेयर मुझसे पढ़ सकोगे, नेशनल करंट अफेयर पढ़ पाओगे, कंप्यूटर आप मुझसे पढ़ पाओगे, हरियाणा जीके आप लोग मुझसे पढ़ पाओगे, हरियाणा करंट अफेयर भी आप लोग डिटेल से मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ के साथ में सब डेटा आपको मिल जाएगा। आप अनडाउटली इस बैच को ले सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन पे बैच मिल जाएगा। एक डाउट आपका हो सकता है कि सर ये बैच कब तक पूरा हो जाएगा? अगर पेपर दिसंबर में होता है तो देखो, जब भी पेपर अगर होगा आपका तब तक आपका बैच पूरा कर दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। भले ही मुझे रिकॉर्ड करके इसमें क्लासेस जो है ना वो आपको देनी पड़े, उसकी आप टेंशन ना करना। पेपर से पहले ही, वैसे दिसंबर में पेपर होने के चांसेस थोड़े कम हैं, फिर भी अगर होता है तो भी मेरे पास में आप लोगों को बैच पूरा करने की क्षमता है। तो मैं आपका बैच तो पेपर से पहले ही आपको पूरा कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा ही दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। विश्वास कर सकते हैं आप लोग इस बातों का। तो खैर इतना ही था आज का सेशन। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, चूहीमल तालाब जो है ना हरियाणा में कहाँ पे है, इसके बारे में आप बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली क्लास के अंदर, तब तक आप सभी को राधे राधे, प्रणाम आप सभी को।